हेलो एंड वेलकम टू ऑल, दिस इज प्रशांत झा। और बच्चों, आज हम करने वाले हैं जो हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो बच्चों, क्या होता है कि कॉन्सेप्चुअल चीजें जो होती है ना, वो आप बुक से पढ़ लोगे, राइट। आप उसके कॉन्सेप्ट जो है आप कहीं से भी पढ़ लोगे, ठीक है। लेकिन जो उस कॉन्सेप्ट से निकल के क्वेश्चंस आएंगे जो आपके एग्जाम में यूं आ जाएंगे एज इट इज, तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे। तो उसी के लिए मैंने ये सेशन लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर है हिस्ट्री के अंदर, उसके टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो एक बार इस वीडियो को अभी देख लेना और एक बार एग्जाम से पहले इसे देख लेना और तुम्हारा पूरा नेशनलिज्म इन इंडिया कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसके लास्ट में कुछ मैंने 5 मार्कर क्वेश्चंस डाले हैं, ठीक है। तो वो 5 मार्कर क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं आपके कि आपको आंसर्स को एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी जानने को मिलेगा इन सब में। तो आंसर्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है ये आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि अक्सर क्या होता है एग्जाम में कि जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं तो क्वेश्चंस का अंडरस्टैंडिंग तो हमें होता है कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, पर उस आंसर को प्रेजेंट कैसे करें, उनमें क्या ऐसे पॉइंट्स डालें और क्या ऐसे पॉइंट्स को उसमें से हटा दें, बुलेट के फॉर्म में लिखे या पैराग्राफ के फॉर्म में लिखे, उसमें मैप बनाए या ना बनाए, उसमें पिक्चर बनाए या ना बनाए, कैसे हेडलाइन करे या ना करे। तो ये इन सभी चीजों के ऊपर में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी सब वजह से आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए। तो चलो बच्चों, इसी के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच of the following was Mahatma Gandhi's novel method of fighting against the British? क्या क्वेश्चन कह रहा है, गौर से हम लोग समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, तभी आपको आंसर्स भी समझ में आएंगे, राइट बच्चों। ओके, सो इसमें कह रहा है कि हम लोगों के ऊपर जब अंग्रेजों का शासन था, तो उस अंग्रेजी शासन के दौरान गांधी जी का वो ऐसा कौन सा मेथड था जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने में मदद की। लेकिन क्या ऐसे सारे इवेंट्स के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नॉवल मेथड, कि पहला नॉवल मेथड ऐसा। देखो, गांधी जी ने जो भी रेसिस्टेंस दिखाया अंग्रेजों को, उनका एक तरीका था, वायलेंट मेथड नहीं था उनका, नॉन वायलेंट मेथड था, और पूरा जो था वो जस्टिस के ऊपर था, जस्ट के लिए था, मतलब रीजन उनका सही था। तो इसीलिए वो एक सत्याग्रह के मेथड को अपना हथियार बनाते हैं। तो देखो ऑप्शंस में क्या कह रहा है बच्चों, ही यूज्ड वायलेंट मेथड ऑफ स्टोन पेल्टिंग। कि स्टोन पेल्टिंग जो होता है बच्चों, इसमें क्या हो जाता है कि अभी कश्मीर में आप लोग देखते ही थे कि कश्मीर में कैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भड़का के, उनको फुसला के, उनसे हमारे सेना के ऊपर में स्टोन पेल्टिंग किया जाता था। क्यों? क्योंकि उनको भड़काया जाता था कि इंडिया के जो गवर्नमेंट है वो आपकी नहीं है। क्यों नहीं होगी भाई, क्यों नहीं होगी? जब हमारे देश के सरकार, देश में 370 हटा और कश्मीर का इंक्लूजन हुआ अपने कंट्री में, उसके बाद कश्मीर का कितना डेवलपमेंट होता है। तो फिर स्टोन पेल्टिंग क्या है? लेकिन क्यों? क्योंकि उस टाइम पे देखो, अभी स्टोन पेल्टिंग इंडिया के गवर्नमेंट के खिलाफ करना अच्छी चीज नहीं है, लेकिन उस टाइम पे अगर कोई स्टोन पेल्टिंग करता तो बुरी चीज भी नहीं होती। रीजन बीइंग कि अभी की गवर्नमेंट जो है वो जस्ट है, क्योंकि लोगों के द्वारा ही चुनी गई थी। उस टाइम पे जो सरकार थी ब्रिटिश की, उसको हम लोगों ने नहीं चुना था। अभी की जो सरकार है वो हम लोग से मिल चुन के गई है, लेकिन उस टाइम की सरकार कोई विदेशी ताकत थी जो अपने देश में आई थी। तो उस टाइम पे ये काम करना, उस टाइम पे वायलेंस करना सही था। इसीलिए भगत सिंह उस टाइम पे एक रिवॉल्यूशनरी कहलाते हैं, और जो अफजल गुरु जैसे लोग हैं वो टेररिस्ट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री की विरोध कर रहे हैं और वो एक अनजस्ट गवर्नमेंट का विरोध कर रहे थे, इसीलिए ही इज रिवॉल्यूशनरी, ठीक है। और क्योंकि उनका जो मेथड था वो मांस को हार्म पहुंचाना नहीं था, और अभी के जो होते हैं सो कॉल्ड टेररिस्ट, उनका इंटेंशन मांस को हार्म पहुंचाना था। तो अभी देखो बच्चों, स्टोन पेल्टिंग सही था, लेकिन क्या उन्होंने, गांधी जी ने इसका मेथड का यूज किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर हम वायलेंट मेथड का यूज करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उससे देश की जो सरकार है उनका मनोबल हो जाएगा कि इनको हमें सप्रेस करना चाहिए। क्यों सप्रेस करना चाहिए? क्योंकि
अगर ये स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, ये अगर वायलेंट मेथड यूज कर रहे हैं, तो हम भी इन्हें सप्रेस करने के लिए वायलेंट मेथड ही यूज करेंगे। अगर हम नॉन वायलेंट मेथड यूज करेंगे तो वो भी नॉन वायलेंट मेथड यूज करेंगे सप्रेशन के लिए। लेकिन अगर हम वायलेंट मेथड यूज कर रहे हैं तो वो भी वायलेंट मेथड यूज करेंगे, वो भी बंदूकें चलाएंगे। और उनके पास जितनी बंदूकें हैं शायद उतनी हमारे पास बंदूकें नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो खुद बंदूक नहीं चलाएंगे, वो हमारे लोग जो उनके लिए काम करते हैं उन्हीं के द्वारा बंदूकें चलवाएंगे, हम हमारे ऊपर, उनके अपने लोगों के ऊपर में। तो ये बहुत अच्छी चीज नहीं होगी और नॉवल चीजें नहीं होंगी। तो नॉवल मेथड गांधी जी का नॉन वायलेंस था। अब देखो बच्चों कि ही यूज्ड आर्सन। आर्सन का मतलब क्या था? अगजनी। क्या गांधी जी ने अगजनी करने को बोला? नहीं। इवन गांधी जी का यह विचार था कि अगर कोई अगजनी करता है और वो ये बोलता है कि वो सत्याग्रह कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। ठीक है। अब ही फॉट विद द प्रिंसिपल ऑफ एन आई फॉर एन आई, कि उनके जो प्रिंसिपल थे वो क्या थे कि तुम एक आंख अगर तुम मेरा छीनोगे तो मैं भी तुम्हारा एक आंख छीन लूंगा। बट गांधी जी कॉन्ट्राडिक्टली इस को एक अलग ऑपोजिशन की तरह देखते हैं कि अगर इफ एन आई फॉर एन आई देन होल वर्ल्ड गेट्स ब्लाइंड, कि अगर सब एक आंख के बदले दूसरी आंख मांगने लगेंगे, चाहे दूसरी एक आंख उनका अगर किसी ने डैमेज, अगर किसी ने एक आंख को डैमेज पहुंचा दिया तो वो भी उस इंसान का एक आंख डैमेज पहुंचा देंगे, फिर जो दूसरा बंदा है वो भी बचे हुए एक आंख को डैमेज पहुंचा देगा। तो इस तरह से सभी लोग जो है वो क्या हो जाएगा, जो है अंधे हो जाएंगे। तो इसीलिए इसका भी वो विरोध करते थे। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और होगा क्या कि वो लॉ, जो भी लॉ सही है और जो भी दिक्कत नहीं दे रही है लोगों को, उसका उसी लॉ के अंदर में रह के ही पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन मतलब शांति तरीकों से और एक पीसफुल अप्रोच के साथ, कि हम आपसे झगड़ा नहीं करना चाहते, हम अपने सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं। और इसीलिए इनका मेथड नॉन वायलेंस भी था और इसीलिए इसको हम सत्याग्रह भी बोलते हैं। तो ये बच्चों को कॉन्सेप्ट कैसा लगा? ठीक है। अब इसको हमें ये जानना चाहिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, अभी तो हम लोगों ने देख लिया कि भैया नॉन वायलेंस क्यों नहीं यूज किया गांधी जी ने, सत्याग्रह क्यों किया। अब हम क्या जानेंगे? अब हम ये जानेंगे, हाँ अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि सत्याग्रह का यूज तो करते थे गांधी जी, लेकिन इस सत्याग्रह का मीनिंग क्या होता है। चूज वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, इसमें जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शंस मोर सुटेबल है किसके? सत्याग्रह टर्म के। तो कौन सा है भाई? तो सबसे पहले इसको ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि सत्याग्रह का वर्ड ब्रेकडाउन क्या होता है। देखो बच्चों, सत्याग्रह का अगर हम वर्ड ब्रेकडाउन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सत्याग्रह दो वर्ड से मिलकर बना है, सत्य जोड़ आग्रह, कि अगर कुछ सच है, अगर कुछ जस्ट है, तो और अगर आपका जो कारण है, अगर आपका जो कॉज है वो सही है, जस्टिफाइड है, तो आप उसके लिए आग्रह कर सकते हैं कि वो चीजें हमें मिलनी चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए वो इसी के मेथड का यूज करते थे। तो अब देखो सत्याग्रह के बारे में क्या लिख रहा है कि सत्याग्रह, मैंने ये भी बताया आपको कि ये नॉन वायलेंस होता था। तो सत्याग्रह जो है वो क्या है? फिजिकल फोर्स है क्या? क्या हम लोगों को मुक्के से मारते थे? क्या हम लोगों को थप्पड़ से मारते थे गांधी जी? नहीं। क्या इन्फ्लिक्ट, किसी के ऊपर पेन पहुंचाना था फाइटिंग के दौरान? नहीं। ये ऑप्शन गलत होगा। सत्याग्रह डज नॉट, अब ये ऑप्शन देखो, सत्याग्रह डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन, इट्स अ नॉन वायलेंट मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ऑपरेशन, कि जो हमारा ऑपरेशन कर रहा है, जो हमारा शोषण कर रहा है, जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, उस इंसान के खिलाफ हम उसको हम पेन नहीं पहुंचाएंगे, कोई दुख नहीं पहुंचाएंगे, मतलब दुख मतलब फिजिकल पेन, और कोई हम उसके ऊपर नॉन वायलेंट तरीका यूज नहीं करेंगे। इसीलिए ये ऑप्शन ज्यादा सूटेबल है। लेकिन फिर भी हम सीडी को चेक कर लेते हैं कि सत्याग्रह मींस पैसिव रेसिस्टेंस एंड इज अ वेपन ऑफ द वीक। देखो इससे पहले तक वेपन ऑफ द, यहां तक ये स्टेटमेंट सही है। सत्याग्रह पैसिव तरीका, बिल्कुल तरीका है, और ये वीक का नहीं बल्कि ये जो है वो पावरफुल, या पावरफुल को भी काट दो, स्ट्रॉन्ग लिखो, तो यहां पे वीक ने स्ट्रॉन्ग रहता कि सत्याग्रह मींस पैसिव रेजिस्टेंस तो है, एक्टिव रेजिस्टेंस क्या हुआ? वायलेंस हुआ। और ये जो है इज द वेपन ऑफ स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जो दिल से मजबूत है। नहीं तो जो कमजोर व्यक्ति है वो तो एक थप्पड़ खाएगा, दूसरा थप्पड़ वो लगा देगा, लेकिन जो
वायलेंट कर सकता है, जो किसी को मुक्के मार सकता है, लेकिन वो उसने कंट्रोल किया है कि नहीं, मैं नहीं मारूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इतना पावरफुल हूं कि इसके पंचेज सह सकता हूं, और उपयुक्त समय आने पे मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना पावरफुल हूं। ठीक है, अब देखो, सत्याग्रह वाज अ रेसिस्ट, क्या वो रंगभेद नीतियों के क्या कहते हैं, रंगभेद नीतियों का समर्थक करता था? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बताओ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ रॉलेट एक्ट। देखो बच्चों, क्या हुआ कि गांधी जी जब आए तो उन्होंने सीधा सीधी अंग्रेजों के खिलाफ आक्रमण नहीं कर दिया। उन्होंने क्या किया, वो पहले देश के लोगों से मिले, उनके जो पॉलिटिकल गुरु हैं, कौन से हैं? बाल गंगाधर तिलक जी, नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले, उनके जो गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने उनको बोला कि भैया आप जो है, भैया नहीं बोला, उन्होंने बोला गांधी जी भी नहीं बोला होगा, गांधी बोला होगा, आई डोंट नो, कि तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप जो है वो देश के लिए कुछ करना है ना, वो तो अफ्रीका से आए थे, अफ्रीका में भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी थी, यहाँ भी उनको लड़ना था, ठीक है। तो उनको बोला कि आप ना पहले यहाँ के लोगों को समझो, आपने अफ्रीका में जो एजिटेशन किया, अंग्रेज के खिलाफ आपने मुहिम चलाई, तो उसमें आपको सफलता मिली। क्यों? क्योंकि आप अफ्रीका के नीड्स को जानते थे, आप उनके जरूरतों को जानते थे। तो अगर आपको इंडिया के सपोर्ट में, इंडिया के लोगों के लिए अगर आपको अंग्रेजों से लड़ना है, तो आपको सबसे पहले इंडिया के लोगों को समझना पड़ेगा, तभी आप उनकी जरूरत को समझ पाएंगे और तभी आप उनके लिए खड़े रह पाएंगे। इसी वजह से गांधी जी जो है वो देश भ्रमण करने लगे, जिसमें राजकुमार शुक्ला ने उनको बुलाया कि भैया आप जो है, गांधी जी आप जो है वो हमारे प्रदेश आइए। तो वो कहां गए? वो आए चंपारण। तो चंपारण में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, और इस चंपारण सत्याग्रह से उन्हें एक पॉलिटिकल पहचान मिलनी शुरू हो गई इंडिया के मासेस के द्वारा। फिर वो खेड़ा किए, फिर अहमदाबाद, और फिर अहमदाबाद 3 जब उन्होंने कर लिया, चंपारण जब किसानों के लिए किया, ठीक है, उसके बाद खेड़ा, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये सब जो है वो कहीं ना कहीं छोटे लेवल पे था, एक पूरे देश लेवल पे नहीं था। लेकिन जब रॉलेट कानून आया, रॉलेट कानून क्या था कि अंग्रेजों ने बोला कि हम किसी को भी शक के आधार पे, उस पर कोई ट्रायल नहीं चलेगा, कोई कोर्ट केस नहीं चलेगा, उसको हम शक के आधार पे 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं, बिना किसी लॉजिक के। अगर हमको किसी को मन कर रहा है कि जेल में डाल दो, तो हम जेल में डाल देंगे। ये कोई तरीका है? और वो कौन लोग हैं जो हमें ये सोच, हम हमारे बारे में सोच रहे हैं और वो डिसाइड करेंगे कि हमें जेल में डालना चाहिए? नहीं, वो हमारे अपने लोग नहीं है, वो कोई और है, विदेशी। तो मतलब ये बहुत हिपोक्रेसी है। तो इस रॉलेट सत्याग्रह जो है वो ड्रैकोनियन कानून था। इस ड्रैकोनियन कानून के से लड़ने के लिए गांधी जी ने फैसला किया कि हम देश में उतरेंगे। फिर गांधी जी लोगों के साथ, कांग्रेस के साथ उतरे, और उन्होंने इस रॉलेट एक्ट का विरोध किया, जिसको रॉलेट सत्याग्रह बोला जाता है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि रॉलेट एक्ट में था क्या। तो पहला स्टेटमेंट, द रॉलेट एक्ट फॉरबिड द इंडियंस टू क्वालिफाई फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, कि रॉलेट एक्ट ने क्या किया था कि इंडियंस को सिविल सर्विसेज, कोई ऑफिसर रैंक का बनने से के ऊपर में, जैसे यूपीएससी होता है ना, उस टाइम का यही हो गया, तो इंडियंस को आने से मना करता था ये कानून। नहीं, ये ऐसा कुछ कानून नहीं था। रॉलेट एक्ट हैड डिनाइड द इंडियंस द राइट टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। रॉलेट एक्ट ने इंडियंस को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, एमएलए एमपी लड़ने के लिए मना कर दिया था। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उसके बाद द रॉलेट एक्ट इम्पोज्ड एडिशनल टैक्सेस, कि क्या रॉलेट एक्ट ने टैक्स लगाया था लोगों के ऊपर में, एडिशनल टैक्स? नहीं। द रॉलेट एक्ट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन, ये वाला है बच्चों, कि रॉलेट एक्ट सरकार को ये हक देता था कि वो किसी भी व्यक्ति को जो है वो बिना ट्रायल के जो है वो जेल में डाल सकता है। कितने साल के लिए नहीं बताया यहाँ पे, पर मैं आपको बता रहा हूं 2 ईयर। क्लियर है बच्चों? हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर डी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम ये देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन में कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं क्रोनोलॉजिकल माध्यम से। क्रोनोलॉजिकल क्या होता है बच्चों? ये इस टाइप के टर्म्स भी आपको समझने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आप एक ब्लैंक शीट रख रहे हैं, तो उस ब्लैंक शीट में इस वर्ड्स को आप मेंशन कर लो, ताकि आप कहीं पे लिख पाओ, ताकि आपके जब क्वेश्चन आए तब आप उसको समझ पाओ। क्रोनोलॉजी क्या होता है कि इवेंट किस ऑर्डर में हुआ है, किस ऑर्डर में हुआ है, कि पहले
क्या हुआ, पहले अकबर हुआ कि पहले बिरबल हुआ, पहले गांधी जी आए कि पहले तिलक आए, गांधी जी ने पहले क्या किया, पहले चंपारण किया कि पहले खेड़ा किया फिर अहमदाबाद किया, तो किस ऑर्डर में किया कि पहले पहले उन्होंने खेड़ा ही कर लिया तब चंपारण किया फिर तब जाके वो चंपारण आए, तो किस इवेंट में ऑर्डर हुई है, ठीक है, किस सीक्वेंस में, तो उसी सीक्वेंस में इस ऑर्डर को लगाना है। कैसे लगाएंगे भाई, पूछ रहा है कि कमिंग ऑफ साइमन कमीशन, कि साइमन कमीशन आया, तो साइमन कमीशन कब आया, 1928 में, तो ऐसे इवेंट्स को जब हमें सजाना हो तो हम उसके ऊपर में ईयर लिख देंगे। डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज इन लाहौर सेशन, लाहौर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई, कब भैया, ये इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रावी नदी के किनारे किया गया था, ये कब हुआ था, 1930 को। ओके, अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया, 1919 वाला, तो यहाँ पे तो डेट दिया ही हुआ है 1919, तो ये 1919 में आया होगा। क्लियर है। अब चंपारण सत्याग्रह बच्चों बोल रहा है, तो चंपारण सत्याग्रह कब आया, 1917 में। तो अब देख लो यहां पे तुम्हें खुद मिल रहा है कि पहले थर्ड होगा, क्योंकि 1970 पहले फोर्थ होगा, देखो पहले फोर्थ होगा, गुड, उसके बाद थर्ड होगा, उसके बाद फर्स्ट होगा, उसके बाद सेकंड होगा, मतलब पहले 1917, उसके बाद 1919, उसके बाद 1928 और उसके बाद 1930, तो इस हिसाब से इसका आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा कि जनरल डायर जो है वो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, किस पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन की बात कर रहा है, तो जलियांवाला बाग में जो लोग बैसाखी मनाने आए थे उसके ऊपर जो जनरल डायर के द्वारा एक घिनौना कार्य किया गया, क्या किया गया कि उन्होंने जनरल डायर ने अपने सिपाहियों को बोला कि इन लोगों के ऊपर जो बैसाखी के मेले में बच्चे बूढ़े औरतें आई थी और बैसाखी को मना रहे थे, तो उनके ऊपर आप गोलियां चला दो। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि उसका इंटेंशन क्या था, कि जनरल डायर ने ऐसा क्यों करवाया होगा, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये पावर दिखाना चाहता था, देखते हैं। फायरिंग वॉज ऑर्डर्ड बिकॉज इट वॉज एन अनरूली क्राउड, कि फायर इसीलिए करवाया गया क्योंकि वहां पे जो भीड़ थी वो गलत तरीके से इकट्ठा हुई थी। नहीं भैया, ये तो पीसफुल कर रही थी ना, ये तो जो अंग्रेजी सरकार का विरोध कर रही थी उसमें कुछ ही लोग तो अंग्रेजी सरकार का वो भी नॉन वायलेंट तरीके से पीसफुल विरोध कर रहे थे ना, बाकी लोग तो मेला सेलिब्रेट करने आए थे, बैसाखी सेलिब्रेट करने आए थे, तो ये अनरूली कैसे हुई, इसीलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद बिकॉज हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर वाज टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट टू क्रिएट फियर इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज, कि इसका इंटेंशन ये था कि जो अंग्रेजी सरकार का विरोध कर रहे हैं, इवन सत्याग्रहीज भी जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको एक प्रेशर बनाया जाए, उनके ऊपर एक मोरल इफेक्ट क्रिएट किया जाए, ताकि वो भी अगर कभी विरोध करें तो उनको ये समझ में आए कि हम पे भी गोलियां चल सकती हैं। इतना निर्दयी ये इंसान था। ठीक है, देखते हैं। ही ऑर्डर टू फायर बिकॉज ही नोटिस सडन अनरेस्ट, ये इसीलिए फायर ऑर्डर किया क्योंकि क्राउड में जो है वो दंगा होने लगा। भाई नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन अनरूली वाला भी गलत हो गया, और ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि हु वाज द राइटर ऑफ हिंद स्वराज, कि हिंद स्वराज के जो लेखक हैं वो कौन है, किन्होंने इनमें से हिंद स्वराज लिखा है। सिंपल सी बात है, महात्मा गांधी जी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि खिलाफत कमेटी जो कि 1919 में बनाई गई थी, वो कहां बनाई गई थी बच्चों। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। इस ट्रिकी क्वेश्चन को जानने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि खिलाफत कमेटी थी क्या। तो बच्चों खिलाफत कमेटी थी क्या, तो खिलाफत कमेटी जो थी उस टाइम पे अंग्रेज सिर्फ हम पे शासन नहीं कर रहे थे, वो वर्ल्ड वॉर भी लड़ रहे थे, और वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज जो थी वो ऑटोमन एम्पायर के विरोध में थी। इसीलिए जब ऑटोमन एम्पायर के एम्परर को हटाया गया था, तो चूंकि जो ऑटोमन एम्पायर का एम्परर था वही जो था वो मुस्लिम रिलीजन का एक लीडर था, सुप्रीम लीडर था, तो इसीलिए उसको जब राजा गद्दी से हटाया गया था उसको खलीफा बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कैलिफ बोलते हैं, और इसीलिए वहां पे इंग्लिश में कैलिफेट मूवमेंट हो गया और हिंदी में खिलाफत मूवमेंट हो गया। तो ये चूंकि इंडिया में खिलाफत मूवमेंट ज्यादा फेमस हुआ। अब सुनो, तो खिलाफत क्या हुआ था कि खलीफा जो था उसको अपने पोस्ट से हटा दिया गया था, तो इसीलिए यहाँ पे
कुछ लोगों ने मिलके उसके विरोध किया, और जिसकी वजह से गांधी जी ने उनको ज्वाइन किया, कि बोला कि चलो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हम शुरू कर रहे हैं और तुम जो खिलाफत मूवमेंट शुरू करो, दोनों को मर्ज कर दो, ठीक है। तो इसीलिए फिर मर्ज कर दिया गया। तो लेकिन ये खिलाफत मूवमेंट जो था, जो कि 1919 में लॉन्च किया गया, ये तो समझ में आ गया कि किसके विरोध में किया गया था, लेकिन ये ओरिजिनेट हुआ किस सिटी में, फॉर्म किस में हुआ? तो बच्चों ये फॉर्म हुआ था बॉम्बे में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि देखो द नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट जो दोनों मर्ज हुए थे, दोनों मूवमेंट मर्ज हुई थी, वो मर्ज कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये बच्चों इसको जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि देखो पहले खिलाफत मूवमेंट हुई, ठीक है, तो इसके जो लीडर थे वो गांधी जी के पास गए और गांधी जी को बोला कि ऐसा करते हैं। तो गांधी जी बोले कि आपके इशू के लिए जो आपके लोग हैं उनके साथ हम एक नया मूवमेंट शुरू करते, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और इसी वजह से इसको हम दोनों को मर्ज कर देते। तो ये हुआ था अगस्त 1920 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन ऑफ कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगस्त 1920 में चलाया गया था, ठीक है, लेकिन उसको बंद क्यों कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा? इसीलिए क्योंकि प्रेशर था ब्रिटिश सरकार का। अजी प्रेशर था, प्रेशर था, इतने गांधी जी कमजोर नहीं थे, वो जो ठान लेते थे वो करके रहते थे। गांधी जी, ब्रिटिश सरकार का प्रेशर नहीं था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था ये भी नहीं था। गांधी जी अरेस्ट नहीं, चौरी चौरा इंसिडेंट, गांधी जी तो बहुत बार अरेस्ट हुए पर नहीं, चौरी चौरा इंसिडेंट में क्या हुआ था कि लोग समझ नहीं पाए थे कि गांधी जी का सत्याग्रह है क्या, मतलब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है क्या। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है क्या वैसे, कि हमें जो भी ब्रिटिश लॉज हैं, ब्रिटिश चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, इन सबको सपोर्ट नहीं करना है, सपोर्ट नहीं करना है, अपोज भी नहीं करना है पर सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है, विरोध भी नहीं करना पर सपोर्ट नहीं करना है। तो जो भी पुलिस ऑफिसर थे वो छोड़ रहे थे नौकरियां, जो आर्मी ऑफिसर थे वो छोड़ रहे थे, जो एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चे थे वो अपना स्कूल छोड़ रहे थे, कॉलेज में बच्चे स्कूल, कॉलेज के बच्चे स्कूल छोड़, कॉलेज अपना छोड़ रहे थे, क्योंकि कॉलेज स्कूल जो सब था वो सब जो है वो अंग्रेज के द्वारा ही चलाया गया था। उसके बाद जो कॉलेज में टीचर पढ़ाते थे वो रिजाइन मार रहे थे, जो लॉयर कोर्ट में काम कर रहे थे वो भी जो है वो रिजाइन मार रहे थे। तो फिर चौरी चौरा हुआ। तो चौरी चौरा इंसिडेंट में क्या हुआ कि एक पुलिस स्टेशन के कुछ पुलिस कर्मचारी जो हैं वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले मास पे, भीड़ पे गोलियां चलवाते हैं, वही जलियांवाला बाग। सिंपल से लोगों ने क्या किया, उस पुलिस थाने में गया, उन दोनों को पकड़ा और उस पुलिस थाने में रख दिया, और पुलिस थाने का जो गेट है वो लॉक कर दिया, ताला लगा दिया, और उस पूरे पूरे पुलिस थाने को आग लगा दिया। तो ये चीज पे गांधी जी बोले कि अब जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो अंग्रेज जो है वो हम पे गोलियां ही चलवाएंगे। तो इसीलिए ये इस वजह से उन्होंने ये एनसीएम को कॉल ऑफ कर लिया। क्लियर, क्लियर है? अब देखो कि बाबा रामचंद्र का जो नाम है, जो एक सन्यासी थे, वो किस मूवमेंट के लीडर थे बच्चों? किस मूवमेंट के लीडर थे? खिलाफत मूवमेंट के नहीं, फ्रीजन मूवमेंट ऑफ अवध। देखते हैं मिलिटेंट, वो मिलिटेंट नहीं थे भाई, वो फीजी से आए हुए एक सन्यासी थे, तो वो गोलियां कैसे चलाएंगे? तो ये प्लांटेशन वर्कर जी नहीं, वो जो थे वो पीजन मूवमेंट ऑफ अवध, अवध में पीजन मूवमेंट जो किया था उनके वो लीडर थे। अब बात करा जा रहा है कि अवध किसान सभा बनाया क्यों, किसके द्वारा था? तो ऑफ कोर्स अवध में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, मतलब पीजन मूवमेंट हुआ था, ये बाबा रामचंद्र ने लीड किया था। फिर इनसे जो है वो जवाहरलाल नेहरू मिले और तब जाकर के ये चीज अवध किसान सभा बनी। ठीक है, अब देखो, अब बोला जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जब लाहौर कांग्रेस में ऐसा किस चीज का डिमांड किया गया था, तो ये क्वेश्चन हम दूसरे फॉर्म में समझ चुके हैं, तो इस पे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में 1929 में क्या डिमांड किया। तो भैया हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, पूरा आजादी चाहिए, तभी हम आपको जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। साइमन कमीशन का बॉयकॉट क्यों हुआ? साइमन कमीशन 1929 में जब इंग्लैंड में बैठे जो पार्लियामेंटेरियंस थे, वो देश, हमारे इंडिया देश में कैसे उनके एजेंट्स के द्वारा सरकार चलाया जा रहा है, इस वजह से वो क्या करते थे कि टाइम टाइम पे कमिटी भेजते थे देखने के लिए कि जो जैसा सरकार चला जा रहा है वो ठीक, क्या उसमें कोई सुधार की जरूरत है, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट भी करते थे इसीलिए, ये जानने के लिए।
तो जो प्रोटेस्ट की जो छोटी मोटी डिमांड होती थी वो मान लेते थे, बाकी रहने ही देते थे। तो अब बोला जा रहा है कि साइमन कमीशन का बॉयकॉट क्यों किया? जब आपको हमारे देश के बारे में जानना है तो हमारे देश के लोगों से ही तो पूछो। आप जो कमेटी आप बना रहे हो, आप इंडिया के लोगों को शामिल करो उस कमेटी में, क्योंकि तभी तो ज्यादा बेटर कमेटी बन पाएगा ना, तभी तो उस कमेटी का इंटेंशन समझ में आएगा, ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा। तो आपने किसी इंडियंस को लिया ही नहीं, और आप इंडियंस के लिए आप कुछ अंग्रेज मिलके, कुछ गोरे मिलके हमारे लिए रूल बना रहे हैं। क्यों भाई? हमारे लोगों को शामिल करो उसमें। तो इसीलिए हमारे कोई भी लोग उसमें नहीं थे, इसीलिए हमने उनका विरोध किया। देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन। क्लियर है? बहुत मस्त से जाएगा भाई, ऐसे याद कराऊंगा जैसे तुम कभी भूल ही नहीं पाओगे। अब बोला जा रहा है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम लोगों ने जो शॉप में, जो दुकान में जाना, फैक्ट्री में जाना और ऑफिस में जाना जो है वो ब्लॉक कर दिया था। क्यों? क्योंकि हम कर क्या रहे थे? क्या कर रहे थे? क्या हम बेकार खट रहे थे? मतलब क्या हम बिना पैसे दिए काम कर रहे थे? नहीं। क्या हम बंद कर रहे थे? नहीं, भारत बंद जो होता है। क्या हम धरना दे रहे थे? नहीं, हम बॉयकॉट कर रहे थे। ठीक है? नॉन कोऑपरेशन का मतलब कि हम कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे। अगर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हम बॉयकॉट कर रहे हैं। नहीं, सॉरी, इसका आंसर जो है वो पिकेटिंग ही होगा। बॉयकॉट करना तो मतलब हम उसका सामान यूज नहीं करेंगे, हम विदेशी कपड़े नहीं खरीदेंगे, हम विदेशी दारू नहीं पिएंगे। मतलब अपने दारू पीना ही नहीं है, बट स्टिल तो हम विदेशी दारू नहीं पिएंगे। तो पिकेटिंग मतलब क्या होता है कि वहां पे कुछ औरतें जाकर के, कुछ अच्छे लोग जाकर के उस ऑफिस के बाहर, उस शॉप के बाहर में धरना देते थे कि हम आपको जान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का प्रोटेस्ट था, इसीलिए इसका आंसर सी होगा। स्वराज पार्टी जो कांग्रेस के अंदर ही एक बना, उस पार्टी को किन्होंने बनाया? तो कांग्रेस ने जब बहुत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कर लिया तो 1922 में बहुत ज्यादा लोगों के अंदर में जो है वो सोचा कि यार अब हम लोग थक गए, अब क्या करें। तो जो सरकार बनाई जा रही है, इस सरकार में हम पार्टिसिपेट कर लेते हैं, तभी हम अपने लोगों के लिए जो है वो रूल्स रेगुलेशन बना पाएंगे। तो कांग्रेस के बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, इसीलिए कांग्रेस के अंदर एक और पार्टी बनाई गई, जिस पार्टी का इंटेंशन ही था कि वो इलेक्शन लड़े और सत्ता में जाए। तो यही पूछा जा रहा है कि स्वराज पार्टी बनाया किन्होंने था? तो क्या जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई थी? नहीं, इवन जवाहरलाल नेहरू तो इस स्वराज पार्टी का विरोध भी किया था। तो ये बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू? नहीं, ये बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने बनाया? नहीं, ये दोनों ने विरोध किया था कि हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ये पार्टी जो था वो बच्चों, वो बनाया गया था सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। क्यों? क्योंकि उनको ये था कि हमें अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए था। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन किसके द्वारा बनाया गया था 1930 में? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था हमारे बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। और एक अनटचेबिलिटी के ऊपर बनाया गया था, वो गांधी जी, अनटचेबल्स ऑफ इंडिया ऐसे करके गांधी जी ने एक बनाया था। ठीक है? अब देखो, बोला जा रहा है कि काउंसिल इलेक्शन को जो 1921 में हेल्ड हुआ था, काउंसिल इलेक्शन 1921 में हुए थे, इसको बॉयकॉट किसने किया था? बॉयकॉट पूछ रहा है, सॉरी नॉट बॉयकॉट। तो किसके द्वारा काउंसिल इलेक्शन बॉयकॉट नहीं किया गया था? तो वो जस्टिस पार्टी थी। अब बात कर रहे हैं कि ये जो बेगर टर्म है, मैंने आपको बताया कि जब किसी मजदूर के द्वारा उसका जो मालिक है वो बिना उसको पैसे दिए हुए उससे काम करवाता है, तो वही बेगर कहलाता है। तो क्या होगा इसका आंसर? सोचो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर होगा कि क्या वर्क प्लांटेशन वर्कर? नहीं भाई, ये सब नहीं था। ये सिंपल कि भैया मजदूरी कराओ बिना पैसे, बिना कुछ दिए हुए, बिना पेमेंट किए हुए। सिंपल। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब गांधी जी ने सॉल्ट मार्च जो शुरू किया था, सॉल्ट मार्च का शुरुआत क्यों हुआ था? क्योंकि नॉन कोऑपरेशन एनसीएम के बाद, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1920 में हुआ था, उसके बाद उन्होंने साइमन कमीशन के बाद 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब बॉयकॉट करना, लेकिन सीडीएम का मतलब कि हम बॉयकॉट नहीं, हम आपका कोई भी लॉ तोड़ेंगे। तो इसी का शुरुआत उन्होंने, जो सॉल्ट कानून था, जो नमक का कानून था, जो ये कहता था कि अंग्रेजी हुकूमत के अलावा और कोई नमक नहीं बना सकता था। तो सोचो, नमक की जो रिक्वायरमेंट थी वो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर होती थी, इसीलिए जो भी गरीब से गरीब, अमीर से अमीर व्यक्ति नमक खरीदता था, उस पर टैक्स जो है वो सरकार को जाता था, इससे बहुत गुना मुनाफा होता था। तो इसीलिए जो है वो
गांधी जी ने इस कानून को तोड़ा, और कैसे इस कानून को तोड़ा, तो अपने आश्रम से वो डांडी कोस्ट की तरफ गए। इसके लिए इसको डांडी मार्च और सॉल्ट मार्च भी बोला जाता है। तो ये कहां पे उन्होंने किया, स्टार्ट कहां किया, पहुंच तो गए वो डांडी, लेकिन शुरू कहां से किया, तो वहां उनकी आश्रम कहां थी, तो वो साबरमती आश्रम में थी। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि विच इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड colonial control over Indian economy, supported सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो भैया दीन शॉ पेटिट थे, नहीं अंग्रेजों के लिए काम करते, द्वारकानाथ टैगोर नहीं, सेठ हुकुमचंद नहीं, इसका आंसर बी होंगे। क्लियर है, ये कुछ कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद करनी चाहिए। अब बोला जा रहा है कि हाउ डिड द नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन द सिटीज अक्रॉस कंट्री, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो शहरों में कैसे फैला, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जो सरकार चलती थी, चाहे अंग्रेजों को जो पहले मुनाफा होता था उससे उनको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से क्यों नुकसान होने लगा, इसके बारे में पूछ रहा है। दो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक तो ये शहरों में कैसे फैला, और दूसरे इससे ब्रिटिश सरकार को आर्थिक नुकसान कैसे हुआ। कैसे हुआ बच्चों, कैसे हो गया, तो सबसे पहले जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, सबसे पहले जो हजार स्टूडेंट थे वो गवर्नमेंट सरकार के द्वारा चलाए गए स्कूल से उन्होंने छोड़ दिया उनको। जो हेडमास्टर काम करते थे उन स्कूल में, जो टीचर थे उन्होंने रिजाइन मार दिया। जो काउंसिल इलेक्शन थी, कि इलेक्शन में अंग्रेज बोल रहे थे भारतीयों को आने के लिए कि बॉस हम ही देंगे, लेकिन तुम मेरे चमचे बन के हम अपने लोगों के लिए काम करो, सोचो। तो काउंसिल इलेक्शन का बॉयकॉट किया गया। ठीक है, मद्रास को छोड़ के सब जगह काउंसिल इलेक्शन का बॉयकॉट किया गया। मद्रास में क्यों नहीं किया गया बॉयकॉट काउंसिल इलेक्शन का, क्योंकि वहां पे जस्टिस पार्टी जो है वो सपोर्ट कर रही थी। उसके बाद फॉरेन गुड, जो विदेशी कपड़े थे उनको बॉयकॉट किया गया, और अपने कपड़े जो खादी से बने हुए कपड़े थे वो यूज किया जाने लगा, वो खरीदा जाने लगा। क्यों, क्योंकि जो विदेशी कपड़े अगर हम खरीदना बंद कर देंगे तो विदेशी कपड़ों को बेच के जो ब्रिटिश को, जो अंग्रेज को फायदा मिल रहा है, जो आर्थिक सहायता मिल रहा है, वो नहीं मिलेगा। इसीलिए विदेशी कपड़ों का बॉयकॉट किया गया, कई जगह विदेशी कपड़ों को जलाया भी गया। और इसके लिए ट्रेडर्स ने भी और मर्चेंट ने भी साथ दिया। कैसे कि ट्रेडर्स जो है वो कपड़े विदेशों से खरीदना, और वही तो ट्रेडर्स ही तो विदेश से कपड़े खरीद के इंडिया के लोगों को बेचते थे ना, हमारा ही ट्रेडर्स ना, तो वो अब ये काम नहीं करते थे, वो अब इसका भी वर्कआउट करने लगे। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, मतलब थर्ड नहीं इन द सेंस कि ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक स्फीयर में कैसे हुआ नुकसान, आर्थिक रूप में कैसे नुकसान हुआ। तो इकोनॉमिक स्फीयर में बच्चों, जो विदेशी कपड़े थे जब हम लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, और जो लिकर शॉप्स थे उनको उनके हमने धरना देना शुरू किया था, तो और कुछ विदेशी कपड़े जलाए भी थे। तो जो 1921 से 22 के बीच में जो फॉरेन क्लोथ हम खरीदते थे, मतलब जो हम विदेशी कपड़े इंडिया के लोगों के द्वारा खरीदी जाती थी, वो 102 करोड़ की होती थी। 102 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है ब्रिटिश को 1921-22 में, लेकिन सिविल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद ये जो है वो 57 करोड़ पे आके अटक गई। अब पूछा जा रहा है कि जो व्यापारियों ने और जो ट्रेडर्स ने सपोर्ट किया उससे भी बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद जो लोग हैं वो इंपोर्टेड क्लोथ्स को पहनना छोड़ दिए, तो उनका कस्टमर बेस भी चला गया और इंडियंस का कस्टमर बेस भी अच्छा हो गया। और जो द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स जो थी और हैंडलूम सेक्टर था, वो उनका भी प्रोडक्शन हुआ, मतलब कि इंडिया के लोग, इंडिया के जो बिजनेसमैन थे उनको ज्यादा फायदा होने लगा। और अगर इंडिया के बिजनेसमैन को फायदा हो रहा है कपड़ा बनाने में, तो इसका फायदा किसको मिल रहा है, कि इंडिया के किसानों को ही मिल रहा है, अच्छा पैसा मिल रहा है कॉटन को उपजाने में। ठीक है, तो इस तरह से अंग्रेजी सरकार को इकोनॉमिकली हम लोगों ने झटका दिया। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पूना पैक्ट में ऐसा क्या हुआ था। पूना पैक्ट किनके किनके बीच में हुआ था, तो किनके बीच में हुआ था, तो बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में। क्योंकि बी आर अम्बेडकर जी ने बोला कि हमें डिप्रेस क्लास, जो अभी हम लोग जिसको SC ST बोलते हैं, उनके लिए हम सेपरेट इलेक्टोरेट का उन्होंने डिमांड किया था। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, कि वोट करने का अधिकार भी सिर्फ डिप्रेस क्लास को ही होगा कुछ एरिया में। तो डिप्रेस क्लास के जो लोग थे, जहां पे ज्यादा मेजोरिटी में रहते थे, उनको अंग्रेज क्या बोलती थी कि वही वोट भी देंगे और वही इलेक्शन में खड़े भी होंगे। तो गांधी जी ने बोला इतना मत कीजिए, ऐसा काम कीजिए कि वहां से उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, ज्वाइंट इलेक्टोरेट दे दिए, कि मतलब वहां से इलेक्शन में खड़े डिप्रेस क्लास के ही लोग होंगे, लेकिन वोट जो है वो राइट आप सबको देने दीजिए। ठीक है, तो इसीलिए इनके बीच में ये पूना पैक्ट हुआ।
मतलब जब बी आर अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड किया तो गांधी जी ने उनको बोला कि आप ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात कीजिए, सेपरेट इलेक्टोरेट की नहीं। तो फिर अम्बेडकर जी नहीं माने और फिर क्या हो गया कि गांधी जी ने अनशन पे, गांधी जी नर्मदा जेल में बैठ गए। ठीक है, और फिर बहुत प्रेशर पड़ने के बाद जो अंबेडकर जी गांधी जी के जो ज्वाइंट कोऑपरेशन की बात थी, ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात थी, उनको उन्होंने माना। ठीक है, और फिर उन्होंने नेगोशिएशन हुआ, फिर गांधी जी ने बोला कि ठीक है, जो भी रिजर्व्ड सीट्स, जो भी प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, मतलब जो राज्य के स्तर पे और जो राष्ट्र के स्तर पे लेजिस्लेटिव काउंसिल से जो सरकार बनाती है, जो रूल्स बनाती है, उनके उनके सीट्स में जो एमएलए एमपी होते हैं, उनमें हम कुछ सीट्स को रिजर्व कर देंगे। लेकिन उनको वोट कौन दे पाएंगे? तो सभी लोग। अब पूछा जा रहा है, ओके बच्चों, तो ये हम समझते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि कैसे गांधी जी ने पहले रॉलेट सत्याग्रह किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों किया ये हमने जाना। फिर गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया। तो नॉन कोऑपरेशन में क्या था कि हमें कोऑपरेट नहीं करना है, कोऑपरेट नहीं करना है, हमें बॉयकॉट करना है। ठीक है, और हमें सिविल डिसोबीडियंस में क्या करना है कि हमें डिसओबे करना है। डिसओबे मतलब कि आप जो भी बोलेंगे वो काम हम नहीं करेंगे, हम आपके लॉ को ब्रेक करेंगे। और इसी की शुरुआत बच्चों कैसे हुई थी? तो गांधी जी के द्वारा सॉल्ट लॉ को तोड़ के, जिसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे कि जो भी गांधी जी की डिमांड्स रखी गई थी कि आप मेरे ये चीजें फॉलो, मतलब जनता की डिमांड है कि आप सॉल्ट कानून तोड़ दो, चाहिए, बहुत सारी चीज रखी गई थी, तो फिर वो सरकार के द्वारा नहीं अपनाई गई। जिसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व करते हुए गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। उनका आश्रम जो था वो कहाँ था? वो साबरमती में आश्रम था। उस साबरमती के आश्रम से उन्होंने कर दिया कमाल। कैसे कर दिया कमाल? कैसे कमाल कर दिया कि साबरमती से उन्होंने 78 डेलीगेट्स के साथ, 78 लोगों के साथ वो दांडी कोस्ट पे पहुंचे। और दांडी कोस्ट पे पहुंचने के बाद उन्होंने क्या बोला कि नमक के ऊपर जो प्रतिबंध सरकार लगा रही है कि नमक कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो ये गलत है। और ये इसी वजह से हम, आपने बोला है, सरकार के द्वारा कहना है कि हम नमक नहीं बना सकते, पर देखो हम इस लॉ को ब्रेक कर रहे हैं। तो उन्होंने समंदर में से मतलब पानी को ऊपर उठाया और समंदर से नमक उन्होंने बना दिया। तो इसीलिए ये दांडी मार्च इसको बोला जाता है, चाहे सॉल्ट मार्च भी बोला जाता है। और इसी से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत होता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक थीम है और थीम का एग्जांपल है दांडी मार्च। सिविल डिसोबीडियंस मतलब आपके जो भी लॉज हैं, जो अनजस्ट हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, उसको हम तोड़ेंगे। चाहे वो रॉलेट एक्ट हो, चाहे वो सॉल्ट एक्ट हो, कोई भी एक्ट हो। ठीक है, अब देखो क्या होता है। सिविल डिसोबीडियंस का फीचर क्या है? तो लोगों को बोला गया कि भैया आप पहले स्टेप में, पहले जो हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लगाया था उसमें मैंने आपको बोला था कि आप ब्रिटिश सरकार का कोऑपरेशन मत करो, आप ब्रिटिश सरकार को कोऑपरेशन करने से मना कर दो, रिफ्यूज कर दो। लेकिन अब हम आपको ये कह रहे हैं कि आप कोऑपरेशन तो मत ही करो, लेकिन उसके साथ साथ आप कॉलोनियल के जो भी लॉज हैं, जो भी लॉ आपको अनजस्ट लगते हैं, उन सबको तोड़ो। जो फॉरेन क्लोथ है, जैसे आपने पहले एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान आपने बॉयकॉट किया था, वैसे ही इस बार भी आप करो। उसके बाद लोगों को बोला गया था कि शराब जो है, शराब की वजह से ब्रिटिश सरकार को बहुत फायदा भी हो रहा है और इससे नुकसान जो है वो हमारे समाज को हो रहा है, तो इस वजह से आप शराब की दुकानों के सामने में धरना भी दो। उसके बाद जो पीजेंट थे, जो किसान थे, उनको बोला गया था कि आपसे जो सरकार टैक्स ले रही है, चाहे आपसे जो चौकीदारी टैक्स ले रही है, उसको आप
मत दो। स्टूडेंट से, लॉयर से, विलेज ऑफिशियल से बोला गया कि आप जो भी सरकार के लिए काम करते हैं, चाहे आप पढ़ते हैं चाहे पढ़ाते हैं, आपको वो काम नहीं करने हैं, आप रिजाइन दे दो अगर आप जॉब करते हो तो। उसके बाद एक और चीज है, क्या भाई, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यूनाइटेड द कंट्री, कि सिविल डिसोबीडियंस की वजह से गांधी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया हुआ जो मूवमेंट है, इससे कंट्री को एक करना पड़ा। तो भाई क्या हमारा देश बटा हुआ नहीं था? मतलब क्या हमारा देश एक नहीं था? नहीं, बटा हुआ था। क्यों बटा हुआ था? क्योंकि गांधी जी ने, मतलब क्योंकि हम धर्म के आधार पे बटे हुए थे, भाषा के आधार पे बटे हुए, इवन अभी भी हैं। तो गांधी जी लेट द सॉल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी मार्च, तो इनके जो भी फॉलोअर्स थे ये भी शुरू कर दिए। उसके बाद जब गांधी जी ने इस चीज को आह्वान दिया देश के सामने में, तो देश के अलग अलग पार्ट में, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, इवन साउथ पार्ट हो, तमिलनाडु, कर्नाटक, सभी में जो भी गांधी जी के को साथ देने वाले लोग थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से वो जो सॉल्ट लॉ को तोड़ा, इस कानून को तोड़ा। और सरकार ने बोला था कि कोई भी नमक नहीं बना सकता है, तो उनको उन्होंने बना के दिखाया फैक्ट्री के सामने में। नमक का फैक्ट्री यहाँ होता था ना, वहीं पे गांधी जी के समर्थक जाते थे और उनके सामने में ही नमक बनाते थे। ठीक है। उसके बाद मतलब गांव के साइड में जो पट्टीदार थे गुजरात के, चाहे उत्तर प्रदेश के जो जाट थे, ये भी इस मूवमेंट में उन्होंने सपोर्ट किया। अक्सर क्या होता है कि जो गरीब लोग होते थे वही गांधी जी के सपोर्ट करते थे, जिनके पास पैसा होता था वो नहीं सपोर्ट करते थे। लेकिन ये रिच कम्युनिटी के होने के साथ साथ भी, होने के बावजूद भी इन्हें भी व्यापार में नुकसान उठाना पड़ा, इनको भी मतलब जो गिरते हुए प्राइस को रोकना पड़ा, जिसकी वजह से ये भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी का साथ देते हैं। उसके बाद जैसे जैसे डिप्रेशन कंटिन्यू रहा, जैसे डिप्रेशन मतलब मंदी आने लगी, तो मंदी आने की वजह से पैसे भी आने बंद हो गए, और जिसकी वजह से जो छोटे छोटे किसान थे, जिनको जिनको रेंट पे, मतलब अब मान लो मजदूर हैं, उनको वेज तो देना पड़ेगा ना, तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगा। ठीक है। और देखो अब मान लो कि जो छोटे छोटे पीजेंट हैं, चाहे पीजेंट हैं या फिर टेनेट हैं, इनको एक देखो, जो पीजेंट हैं उनका तो अपना खेत है, लेकिन टेनेट मतलब कि ऐसा किसान जो दूसरे की खेत पे काम करता है। तो दूसरे की खेत पे काम करता है, तो जिसका खेत होगा वो तो कुछ ना कुछ फी लेगा ही, तो उसको वो रेंट देता था। कौन? टेनेट देता था। क्यों? क्योंकि उसके खेत पे काम करता था और वो उससे फायदा पहुंचाता था। तो टेनेट क्या होता था ना, कि जब रेंट देता था तो मंदी इतनी ज्यादा हो गई, फूड के प्राइसेस इतने ज्यादा गिर गए कि वो टेनेट के पास पैसे ही नहीं होते थे, क्योंकि वो मार्केट में बिक नहीं पाता था, जिस वजह से वो रेंट दे ही नहीं पाता था। इसीलिए वो डिमांड करता था लैंडलॉर्ड से, जमींदार से, कि आपको जो भी हमसे रेंट लेना है वो ना मत लीजिए, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है जो हम आपको दे पाएंगे। ठीक है। और जो मर्चेंट हैं, जो व्यापारी हैं, चाहे उद्योगपति हैं, उन्होंने इस मूवमेंट को कैसे सपोर्ट किया, कि उन्होंने पैसे देकर के कांग्रेस को हेल्प किया इस मूवमेंट को बढ़ाने में। और जो भी हमारे देश के व्यापारी चाहे उद्योगपति हैं, उन्होंने विदेशों से, अंग्रेजों के माध्यम से कोई भी सामान नहीं खरीदा। जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी, जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे नागपुर रीजन में, उन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। जो रेलवे में काम करने वाले कर्मचारी थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। जो पोर्ट पे काम करने वाले डॉक वर्कर्स थे, जो माइन में काम करने वाले, छोटा नागपुर के माइन में काम करने वाले मजदूर थे, उन्होंने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में साथ दिया। इवन औरतों ने इस सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट में साथ दिया। क्यों? सोचो कि एक तरफ से सभी लोग, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो टेनेट हो, सब लोग परेशान है ब्रिटिश के सरकार के हुकूमत से, उनके पॉलिसी से। इसीलिए उन्होंने एक साथ इसका विरोध किया गांधी जी के नेतृत्व में। और यही ये दिखाता है कि कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो देश को यूनाइट करती है। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की तरफ, कि नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे ऑल आर पार्ट ऑफ द सेम नेशन। कि राष्ट्रवाद ही ऐसा तरीका है। नेशनलिज्म क्या होता है? देश के लिए हमारा प्यार, हमारा समर्पण। तो अगर हम देश के लिए समर्पण और देश के द्वारा बुलाए जाने पे देश की रक्षा के लिए खड़े रहना ही
देशभक्ति होती है, राष्ट्रभक्ति होती है। तो बोला जा रहा है कि राष्ट्रवाद की वजह से, नेशनलिज्म की वजह से हमें 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 कब देश से प्यार होने लगा, कब हम नेशनलिज्म पे भरोसा करने लगे, जब हम खुद को एक मानते थे। अगर एक मानते थे तब ना मराठी बोलने वाले लोग, चाहे तमिल बोलने वाले लोग, चाहे बंगाली बोलने वाले लोग एक दूसरे के साथ खड़े होकर के देश के लिए लड़ने लगे। तो ये पूछ रहा है कि कैसे, तो ये हम देखेंगे। देखो इंडिया का जो इतिहास है वो क्या इंडिया का इतिहास है, चाहे देखो अशोक सम्राट है, अशोक सम्राट बिहार से मगध रीजन में आया, ठीक है। तो अशोक सम्राट की वजह से पूरा देश प्रभावित था। अशोक सम्राट पूरे देश पे रूल रेगुलेशन करते थे। तो वो अशोक सम्राट सिर्फ बिहारियों का इतिहास नहीं है। मराठा किंगडम में जब शिवाजी आई थी, शिवाजी आए थे, छत्रपति शिवाजी आए थे, तो वो सिर्फ मराठा किंगडम, मतलब मराठा किंगडम पे ही उनका सिर्फ रूल नहीं था, उससे पूरा देश प्रभावित था। इसीलिए हमारा हिस्ट्री जो है, हमारा जो लोकगीत है, हमारा जो गाना है, हमारा जो प्रिंट है, सिंबल है, इन सब के माध्यम से हमें यह बतलाया जा रहा है कि हम सब एक हैं, हम सब एक ही देश के रहने वाले लोग हैं। और हम में एकता की भावना यही सारी चीजें जगाती है, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस यही जगाती है। जब भारत माता बनाया गया, जैसे आपने नेशनलिज्म इन यूरोप में देखा होगा, क्या हुआ था नेशनलिज्म इन यूरोप में कि एलिगरी का फॉर्मेशन किया गया। एलिगरी का फॉर्मेशन क्या होता है कि फीमेल के फॉर्म में किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी तरह से भारत माता को भी भारत को एक फीमेल के फॉर्म में दिखाया गया। तो इस भारत माता की वजह से भी लोगों के अंदर नेशनलिज्म आई, ठीक है। और इंडिया के नेशन को लोग विजुअली एसोसिएट कर पाए थे। इससे पहले इंडिया को लोग एक मिट्टी का टुकड़ा मानते थे, लेकिन जब वो देखे कि यार ये हमारी माँ है, तो फिर उसकी रक्षा करने के लिए लोग आगे आएंगे ही। और ये सेम चीज जर्मनी में जर्मेनिया के नाम से एलिगरी बनाया गया था। और मतलब हमारी भारत की तो भारत माता, जर्मनी की कौन सी माता, तो जर्मेनिया, फ्रांस की माता मरियाना, ठीक है। उसके बाद ये जो इमेज था वो सबसे पहले किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, ठीक है। और उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ही वंदे मातरम भी लिखा गया था, किसमें, आनंद मठ में। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट से स्वदेशी मूवमेंट से इंस्पायर होकर के अविंद्रनाथ टैगोर ने इसी भारत माता पेंटिंग को पेंट किया, ठीक है। और जिससे बहुत सारे लोगों को इनसे प्रेरणा मिली कि ये भारत माता हमारी है, ये काम है, कंपोज्ड एंड डिवाइन है, ये इनमें दैवीय शक्ति है, ये इसीलिए इनकी रक्षा हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये सब हमारी माँ है। और इसके बाद जो इस इमेज को बहुत सारे, भारत माता की इमेज को बंकिम चंद्र चटर्जी ने सबसे पहले, उसके बाद अविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, तो उसके बाद जब इन्होंने बनाया तो फिर सब लोगों ने, बहुत सारे पेंटर ने भारत माता की पिक्चर बनानी शुरू कर दी, क्योंकि ये बहुत लोगों को अट्रैक्ट करती थी, ठीक है। क्योंकि इससे लोग अपने माँ को कनेक्ट कर पाते थे कि ये हमारी माँ है। उसके बाद फ्लैग का भी इस्तेमाल किया गया स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। जैसे बंगाल में ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया ना, जिसमें रेड ऊपर था, ग्रीन नीचे, मतलब ग्रीन नीचे, और मतलब रेड ग्रीन एंड येलो का जो कॉम्बिनेशन था, उसमें 8 लोटसेस, 8 लोटस किसको दिखाते थे, इंडिया को दिखाते थे, ब्रिटिश इंडिया को, अलग अलग प्रोविजन को दिखाते थे। गांधी जी जो थे वो स्वराज फ्लैग का गठन किया, जिसमें उन्होंने ट्राई कलर में, पहले के ट्राई कलर में क्या था, रेड ग्रीन और येलो था, इसमें उन्होंने क्या किया, सैफरॉन ग्रीन और व्हाइट कर दिया। और उसके बीच में यहाँ पे लोटस को हटा करके उन्होंने स्पिनिंग व्हील, चरखा को डाल दिया, और इसी को एक्सेप्ट किया गया। बस लास्ट में इंडिपेंडेंट इंडिया में इस स्पिनिंग व्हील के जगह पे अशोक चक्र को डाल दिया गया। और हमें जनरली अगर किसी इंसान को मारना है ना, तो उसके मन को मारो, उसको इतना कमजोर कर दो, डीमोटिवेट कर दो कि वो उठ के खड़ा ही ना हो पाए। तो इसीलिए अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या किया, हमें बताया कि यार तुम लोग बहुत लूजर्स हो, तुम लोगों ने कभी कुछ हासिल नहीं किया, तुम्हारा हिस्ट्री में तुम लोगों ने सबसे हार का ही सामना करना पड़ा है। तो इसी वजह से हमारे हिस्ट्री को बहुत नीचे लेवल से दिखाया जाता था। तो इसीलिए जब यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने हिस्ट्री को खंगालना शुरू किया, और फिर हम लोगों को बताना शुरू किया कि नहीं भैया, आपको जो अंग्रेज के द्वारा बताया
पढ़ाया जा रहा है हिस्ट्री वो गलत है। हमने एनिशियंट इंडिया में अनेक आर्ट एंड आर्किटेक्चर के मामले में हो, चाहे साइंस के माध्यम से हो, चाहे मैथमेटिक्स के माध्यम में हो, चाहे रिलीजन के माध्यम, कल्चर के माध्यम से, कुछ भी, फिलॉसफी, सब कुछ में हम लोगों ने पूरे दुनिया को सिखाया है। चाहे हमारे जो धनवंतरी मतलब मेडिसिन की लाइन में हो, चाहे आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त मैथ्स के लाइन में हो, चाहे चरक मेडिसिन के मामले में हो, सब कुछ हम लोगों ने फिलॉसफी के माध्यम से हम लोगों ने दर्शन शास्त्र को जन्म दिया। तो इन सब के माध्यम से, और नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज जो हमारे अनेक सपूत थे, जब उनके बारे में लोग पढ़ते थे, जो देश के लिए बलिदान दे देते थे, उनके लिए जब पढ़ते थे, मंगल पांडे जी के बारे में जब पढ़ते थे, तो उनको बहुत वो रुचि से वो पढ़ते थे, और खुद के अंदर में भी वो अपने अंदर में भी उन्होंने जगाया कि यार देश के ऊपर में अंग्रेजों का कब्जा है और इससे हमें देश को बचानी है। इंडिया का फोकलोर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाएंगे, वो बुक्स नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन गाना गुनगुना सकते हैं, गाना तो सुन सकते हैं ना, इसीलिए वो इसके माध्यम से भी बहुत ज्यादा अंतर पड़ता है। जैसे कि फोक टेल्स, लोक कल्चर में क्या होता है कि ट्रेडिशनल कल्चर को दिखाया गया कि कैसे हमारा जो संस्कृति था उसको आउटसाइड फोर्स ने तबाह किया। आउटसाइड फोर्स कौन? ब्रिटिशर्स। उनके द्वारा कैसे तबाह किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी बहुत सारे इसके ऊपर में नाटक, बहुत सारे उन्होंने प्ले, थिएटर लिखा है। मदरसा में नतेशा शास्त्री जी ने एक 4 वॉल्यूम का एक तमिल फोक टेल्स शुरू किया, जिसको द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया बोला गया, जिसमें उन्होंने सदर्न इंडिया से रिलेटेड कल्चर्स के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में फोकलोर के माध्यम से, लोक कहानियों, लोकगीत के माध्यम से उन्होंने लोगों को बताया। अब बात करते हैं हम सॉल्ट मार्च के बारे में। सॉल्ट मार्च के थोड़े फीचर्स को हम लोग देखते हैं। कैसे फीचर्स देखेंगे भाई? महात्मा गांधी ने 31 जनवरी 1930 को क्या किया? वाइसराय एडविन को एक लेटर भेजा, धमकी भरा लेटर भेजा। उनमें उन्होंने 11 डिमांड्स मानी, जिसमें से एक डिमांड जो था वो ये था कि आपने जो सॉल्ट टैक्स लगा रखा है उसको भी खत्म कीजिए। सॉल्ट टैक्स क्यों लगा रखा है? कि कोई भी और नमक नहीं बनाएगा तो लोग नमक कहां से खरीदेंगे? हमसे खरीदेंगे, हमारे ही व्यापारियों से खरीदेंगे, हम उन पे टैक्स लगाएंगे। मतलब एक गरीब से गरीब व्यक्ति हो, चाहे एक अमीर से अमीर व्यक्ति हो, अगर वो नमक खरीद रहा है तो उसका एक पार्ट जो है वो ब्रिटिशर्स को भी जा रहा है सॉल्ट टैक्स के रूप में। तो गांधी जी के द्वारा 11 शर्तें रखी गई थी, 11 डिमांड रखी गई थी एडविन के सामने। एडविन कौन था? सरकार था, मतलब गवर्नर था जो पूरे देश को कंट्रोल करता था। तो उसको बोला कि आप 11 डिमांड को मान लो, जिस 11 डिमांड में एक डिमांड ये भी था कि सॉल्ट टैक्स को खत्म करो। और सॉल्ट इतना एसेंशियल क्यों था? क्योंकि ये बिना सॉल्ट के कोई रह ही नहीं सकता, बिना नमक के कोई रह ही नहीं सकता। और अगर आप इस पे टैक्स ले रहे हैं ना, मतलब ये ले रहे हैं कि जो भी गरीब से गरीब व्यक्ति है उस सब पे आप शोषण कर रहे हैं, उस सब पे आप अत्याचार कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी का जो लेटर था वो एक अल्टीमेटम की तरह था, एक धमकी भरे था कि अगर आपने 11 मार्च तक, देखो 31 जनवरी को, मतलब 1 महीने का टाइम दिया उन्होंने कि अगर आपने 11 मार्च तक इसको 11 डिमांड को नहीं मानी तो हम सिविल डिसोबीडियंस शुरू कर देंगे। और उन्होंने वही किया। जब उनकी डिमांड नहीं मानी गई थी तो उन्होंने क्या किया? महात्मा गांधी ने साबरमती में जो उनका आश्रम था, साबरमती हो चाहे डांडी हो, ये दोनों गुजरात में ही आते हैं, तो साबरमती आश्रम में उन्होंने क्या किया कि 78 लोगों के साथ वो चले साबरमती आश्रम से डांडी गए। कितना किलोमीटर? 240 माइल्स डिस्टेंस था। यहां गए और यहां पे उन्होंने जो है वो नमक को बना करके उन्होंने ये दिखाया कि हम अंग्रेजों के कानून को नहीं मानते हैं। उसके बाद ये कितने दिन चले? गांधी जी और उनके समर्थक कितने दिन चले? 24 दिन तक चलते रहे। मतलब हर दिन वो 10 माइल चलते थे। और जब वो चलते रहते थे ना, तो बहुत सारे लोग जो अलग अलग प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वो सब गांधी जी के, जहां मान लो कि कोई बोला कि गांधी जी यहां पहुंच गए, तो वो लोग वहां पहुंच जाते थे और उनसे पूछते थे कि सर गांधी जी हमको ये दिक्कत है, हम कैसे सॉल्व करें? तो गांधी जी उनको समझाते थे। फिर वहां पहुंच गए तो वहां के लोग गांधी जी से मिलने आते थे। तो ये सिस्टम बहुत हुजूम चलता था यार। एक बहुत बढ़िया लीडर थे उस टाइम के ये। और सबको, जो भी उनसे गांधी जी से मिलने आते थे, सबको उन्होंने यही कहा था कि हमें स्वराज्य के लिए लड़ना होगा। और 6 अप्रैल को जब वो डांडी पहुंचे तो उन्होंने सबके सामने में सॉल्ट को
मतलब सी वाटर को, समंदर के खारे पानी को उन्होंने बॉयल करके सॉल्ट बनाया और यही मार्क्ड किया, यही एक निशान बना, यही एक रिप्रेजेंट किया, यही एक हिस्ट्री में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया कि इसी तरीके से हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत किया। ठीक है, ठीक है। तो ये था बच्चों, ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज जो आपके एग्जाम्स में एज इट इज आ सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग चीज, ऐसे ही आपको अगर अमेजिंग कंटेंट चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक्स के ऊपर में जानकारी चाहिए, चाहे अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके ऊपर में कोई वीडियो बनाऊं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल मैंने लोगों को, कुछ बच्चों को बताया भी है। ठीक है, तो ये सेशन कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और ये भी बताइए कि आपको और किस टॉपिक्स पे के ऊपर में वीडियो चाहिए। थैंक यू बच्चों, आज का सेशन यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट सेशन में किसी नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। तो सेशन हो गया है कंप्लीट और अब बात करते हैं आपके लिए जो हमने तैयार किया है कि भैया ऐसे ही क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी मिल तो जाती है, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करें सर, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के प्रैक्टिस किए हुए क्या हम बोर्ड में लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो और क्वेश्चंस आते किस तरह के हैं? तो एमसीक्यू बेस्ड आते हैं, असर्शन रीजन आते हैं, केस स्टडी वाले क्वेश्चन आते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फिर 2-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको पता ही होगा, 5 मार्क वाले क्वेश्चन पता ही होगा। इसमें क्या दिक्कत हो जाता है जनरली बच्चों को कि देखो एमसीक्यू के लिए तो जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतना बेटर है, फिर 2-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में और 5 मार्क वाले क्वेश्चन में क्या अंतर हो जाता है कि इसमें प्रेजेंटेशन की दिक्कत आती है। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि हमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, इन कॉन्सेप्ट का कैसे यूज करें और हम कैसे इसको हम प्रेजेंट करें 2-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। तो ये चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ेगी। उसके बाद मैप वर्क आता है, तो मैप वर्क तो भैया शानदार करवाया। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, जितने तरह के क्वेश्चन है वो सारे तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने करवाया हुआ है। और ट्रिक्स भी दिया है कि एमसीक्यू के क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी दिया भी था कि एमसीक्यू के क्वेश्चंस हो उसमें आप किस तरह के, कोई भी ऑप्शन अगर गलत होगा तो क्यों गलत होगा, इसके भी रीजन मैंने बताए हैं। और कोई आंसर अगर सही होता है कोई ऑप्शन, तो वो सही क्यों होगा ये भी मैंने बताया है। फिर प्रेजेंटेशन भी बताया है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका 75% जो वेटेज होता है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का होता है, तो उसमें प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से आप देख ही सकते हो, मैथ्स का क्वेश्चन बैंक है, सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक है, सोशल साइंस का क्वेश्चन है, देख लो स्मार्ट सा चेहरा ये भी है। उसके बाद फिर आप 3-in-1 क्वेश्चन बैंक चाहे आप सेपरेटली भी खरीद सकते हैं या आप चाहें तो तीनों एक साथ भी खरीद सकते हैं, और ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल हैं। तो देर किस बात की है बच्चों, क्वेश्चन बैंक खरीदो और अपने एग्जाम को बेटर बनाओ, क्योंकि अभी अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आपके आएंगे ही नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आप बोर्ड्स में लिख ही नहीं पाओगे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों।